हरिओम। नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और उसमें ह्रस्व उ से अंत होने वाले सभी पुल्लिंग शब्दों को हमने पढ़ लिया। इससे पहले ह्रस्व उ से अंत होने वाले शंभु, भानु और अंतिम एक दूसरे वैरायटी का जो शब्द था क्रोष्टु, उस शब्द को पढ़ लिया है हमने। अब बारी आती है बड़ा ऊ। ऊ जिस पर अंत होने वाले जो शब्द है, ऐसे शब्दों को जरा देख लेते हैं कि इन शब्दों की सातों विभक्तियों में इन सभी शब्दों के क्या रूप बनते हैं, वो देखते हैं। तो उसमें से सबसे पहला शब्द दे रहा हु। कौन सा शब्द है? हु। ये हु जी नाम के एक गंधर्व थे, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध गंधर्व थे। क्योंकि गंधर्वों के नाम अगर आप खोजने जाएंगे कौन कौन गंधर्व थे, तो उसमें सीधे सीधे अमरकोश जी हा हुश्चैवमाद्याः गंधर्वास्त्रिदिवौकसाम्, हा हु इत्यादि गंधर्व थे देवताओं के। अब हा हु इत्यादि मतलब और लोगों का नाम बहुत दुर्लभ है, थोड़ा कठिन है, पर ये दोनों फेमस थे, ठीक। तो उसमें हा शब्द का रूप हमने पहले पढ़ लिया था, आ अंत में आने वाले में। अब हु शब्द में आते, हु में कोई धातु नहीं है, इसलिए यहां पर आपको अचिष्णु धातु भ्रुवाम इत्यादि को सोचने की जरूरत नहीं है ना। अगर धातु होता, धातु का अंतिम वर्ण ई उ होता, तब अचिष्णु धातु भ्रुवाम से ई उ के स्थान पर इयंग उंग होने की संभावना रहती। तो यहां अंतिम वर्ण उ है, इसलिए, और वह धातु नहीं है, तो इयंग उंग की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हु शब्द से सु प्रत्यय लगाएंगे, सु का बचेगा सा, उसी को कर देंगे रू और विसर्ग बन जाएगा हु। बन जाएगा ना, हु। ऐसा बना, कौनो दिक्कत नहीं ना। सु का सा बचेगा, सा को सो रू, और उस रू के रा को खरवसाने और विसर्जन यहां से विसर्ग कर लेंगे पहले की तरह, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं तो औ, ठीक है। यहां पर आपको लगेगा कि पहले है अक, उसके तुरंत बाद है प्रथमा द्वितीया का अज। कौन सा नियम याद आ रहा है? पहले है अक, उसके तुरंत बाद में प्रथमा द्वितीया का अच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाया करता है प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से, है ना। वो लगने लगे तभी उनके चचा जी दीर्घा जसी च आ जाते हैं। वो कहते हैं कि दीर्घ वर्ण हो अक, उसके बाद जस हो या इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, यानी प्रथम पूर्व सवर्ण को रोक दिया गया। वो आए अपना काम करने, लेकिन उनको रोक दिया गया, तुम एक लाइन में ऐसे रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। हु जी ने उनको मना कर दिया, कहे कि हम ऊ बड़ा ऊ वाले हैं, हम दीर्घ हैं, दीर्घ के बाद आपका काम नहीं लगता, है ना। तो प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद नहीं लगता, केवल शस में लग सकता है, शस प्रत्यय हो तो लग सकता है, देव प्रथम पूर्व सवर्ण, ठीक है। क्योंकि दीर्घा जसी च, जस हो या इच हो तभी वह निषेध करता है। शस में जस नहीं है ना तो इच है, इसलिए शस में लग जाएगा। तो यहां पर नहीं लग पाया, नहीं लग पाया ना, इतनी बात स्पष्ट है। तो क्या लगेगा? इको यणची जी को कौन रोकेगा? इको यणची को कोई नहीं रोक पाएगा ना। तो बस हु शब्द में और कुछ नहीं करना है, हु शब्द में और कुछ नहीं करना है आपको। केवल प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण दिखाई पड़े तो आपको इको यणची से यण कर देना है, ठीक। स्वर वर्ण दिखाई पड़ेगा तो अंतिम वर्ण उ है ही, तुरंत बाद में स्वर वर्ण है तो इको यणची लग जाएगा, लग जाएगा ना। अगर स्वर वर्ण पहला वर्ण दिखाई पड़ रहा है प्रत्यय का तो इको यणची से यण कर देना है, और यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण दिखाई पड़ रहा है तो कोई संधि का कार्य होगा ही नहीं, वैसे जुड़ जाएगा। बस यही हु शब्द की पूरी वास्तविकता है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। हु औ, उ के स्थान पर आप क्या कर देंगे? और उ के स्थान पर इको यणची से ये आधा हो गया, वह आधा आ जाएगा, वो ऐसा वाला रूप बन जाएगा, है ना। जस प्रत्यय रहेगा, जस प्रत्यय रहेगा तो जस में से भी बचता है अस, है ना, अस बचता है।
तो यहां भी हुआ बन जाएगा रूप, इको यणची तो लग ही जाएगा, हुआ ऐसा वाला। ठीक, अब इसके बाद हु और उसके बाद प्रत्यय लगा है अम। यहां इको यणची जी लग रहे थे लेकिन उनको रोक लेंगे अमी पूर्वा, है ना। अमी पूर्वा कहेगा अम हो, पहले अक हो, उसके बाद अम हो का अच, अम का अच हो, तो दोनों में से पूर्व वाला बचता है, पूर्व रूप हो जाता है। बन क्या गया, हुहूम, हुहूम बन गया ना ये वाला। इत्यादि, इत्यादि क्या बनता है वो भी बना देते हैं। आउट लगेगा तो इसे हु बन जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं आएगी, कोनो दिक्कत नहीं आएगी ना। पर जब शस लगेगा तो हु अस, यहां पर प्रथम यह पूर्व सवर्णा को कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि दीर्घा जसी च कहेगा, दीर्घ वर्ण के बाद जस हो या इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, पर दीर्घ वर्ण के बाद जस भी नहीं है और इच भी नहीं है ना। इच मतलब ई उ रिंद्री ए ओ ऐ औ नहीं है, और जस भी नहीं है तो शस है। तो प्रथम यह पूर्व सवर्णा से दीर्घ होकर हुहूस हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर। ठीक, और पूर्व सवर्ण दीर्घ, दोनों वर्णों में से पूर्व वाला वर्ण सवर्ण दीर्घ होकर बच जाता है। ठीक है, जब सवर्ण दीर्घ हुआ तो तस्मात् छसो न पुंसी से सस के स के स्थान पर न हो जाएगा, बन जाएगा हुहून हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है इसलिए तस्मात् छसो न पुंसी लग जाएगा। ठीक है, आगे चले। हुहू, ये ऐसे ले लीजिए, हु के बाद लगेगा टा, टा में से बचेगा आ, इको यणची लगा लीजिएगा, बन जाएगा हु आ हुआ। इको यणची से उ के स्थान पे हुआ हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा उसमें। भ्याम प्रत्यय लगाएंगे तो हुहू भ्याम, हुहू भ्याम। भिस लगाएंगे तो हुहू भिस, सा को रुत्व विसर्ग कर लेंगे, हुहू भी। गे प्रत्यय लगाते हैं, जरा देखते हैं। गे प्रत्यय में से बचता क्या है, ए, है ना। लशक तद्धित से ग की संज्ञा हो जाती, ए बचा, हुहू ए, इको यणची। ऊ के स्थान पर क्या कर देंगे आप, ये ह हो जाएगा आधा, ऊ के स्थान पे आ जाएगा वह हुए, हो गया हुए, कौनो दिक्कत नहीं ना। फिर उसके बाद भ्याम भ्यस रहेगा तो हुहू भ्याम हुहू भ्या। ठीक, गसी और गस लगेगा, दोनों जगह बचता है अस, दोनों जगह वही तो बचता है ना भाई, असी बचता है। घी संज्ञा तो इसकी है नहीं, नदी संज्ञा भी इसकी है नहीं। नदी संज्ञा ई ऊ जिसके अंत में आते हो ऐसा स्त्रीलिंग शब्द की नदी संज्ञा होती है, ये तो स्त्रीलिंग है नहीं इसलिए इसकी नदी संज्ञा भी नहीं होगी। और घी संज्ञा ह्रस्व ई ऊ अंत में आती हो जिसके ऐसे को कहा गया है, तो घी संज्ञा भी नहीं होगी, है ना। तो घी संज्ञा और नदी संज्ञा ये दोनों संज्ञाएं इसकी नहीं है, नहीं है ना। तो बस केवल इको यणची से यण करके हुफा बना लेंगे, बन जाएगा। यण हो गया, अस जुड़ गया, हुफस हुफा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये वाह में आ जुड़ जाएगा और सा को जगह पे रुत्व विसर्ग कर लेंगे, पंचमी और षष्ठी एक वचन में भी बन गया। अब इसके बाद ओस प्रत्यय लगाएंगे, हु ओस, इको यणची से वाह कर देंगे हु ओस, है ना। ऊ के जगह पे वाह कर देंगे, हु ओस, सा को रुत्व विसर्ग करके हु ओ बना लेंगे। ठीक, अब इसके बाद जब आम प्रत्यय लगाएंगे तब क्या होगा, यहां भी ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट नहीं हो पाएगा। क्यों, काहे नहीं हो पाएगा, देख लीजिए। क्योंकि शब्द का अंतिम वर्ण जो ऊ है वह ना तो ह्रस्व है, ना तो नदी संज्ञा है, ना तो आप प्रत्यय लगकर बना हुआ है। ठीक, तो ह्रस्व नद्यापो नुट नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा ना। तो नुट आगम नहीं होगा, हु धन आम, नुट आगम नहीं होगा तो हु आम में क्या हो जाएगा, फिर इको यणची को कोई रोक पाएगा, इको यणची यहां लग जाएगा, ऊ के जगह पे, ऊ के जगह पे वह हो जाएगा तो बन जाएगा हु फाम बन जाएगा, हु फाम, हा आधा व आधा आम जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है, फिर इसके बाद हु और उसके बाद प्रत्यय लगेगा गी,
एक मिनट, गी में से बचता क्या है, ई, वही खाली लिखते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, हु ई, हु ई क्या बना लेंगे, हुफी, इको ये ना चीज लगाइए ना, लगेगा, ठीक है, तो हुफी बन गया। अब इसके बाद हु देखिए, हु और प्रत्यय लगा सु, सुप, सुप लगा ताकि सुप में से सु बचता है। यहां इण है, उसके तुरंत बाद आदेश या प्रत्यय का दंत्य स है, उसके स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा, हु शु। हो गया, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं हम संबोधन में, संबोधन में, तो संबोधन का सु प्रत्यय में क्या लगता है, संबोधन में हु शब्द से प्रत्यय क्या लगा, सु, सु में से बचा क्या, सा, है ना, सु में से सा बचता है, हुस। यहां आप बताइए ह्रस्व से गुणा नहीं लग पाएगा। यदि अंतिम वर्ण ह्रस्व होता तो उसको ह्रस्व से गुणा से गुण कर लेते, जैसे भानु था तो भानो कर लिया था, शंभु था तो शंभो कर लिया था, हरि था तो हरे कर लिया था। यहां नहीं होगा, है ना, ह्रस्व से गुणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एंग ह्रस्वात् संबुद्धे सूत्र से ध्यान दीजिएगा, एंग भी अंत में नहीं है, ह्रस्व भी अंत में नहीं है, इसलिए संबुद्धि के स का लोप भी आप नहीं कर पाएंगे, गायब नहीं कर पाएंगे उसको। तो संबुद्धि का जो स है वह बचा रहेगा, उसके स्थान पे हो जाएगा रू, और उस रू के र के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। संबोधन में भी हु रूप बनेगा, ठीक है। तो हे हु, हे हु, हे हुफा, ऐसा रूप बन जाएगा। वैसे हु नाम का एक ही व्यक्ति था, लेकिन कहीं तीन तीन रूप बनाया होता तो तीन तीन हुआ हो जाते, है ना, या तीन तीन हु गाना गाने वाले होते तो तीनों तीन हु होते तो हुआ, ठीक है, स्पष्ट है। तो वैसे एक को भी बहुवचन में बुलाया जाता है ना, जैसे अरुण पांडे वर्याह कहते हैं, इमे अरुण पांडे वर्याह संति, तो एक है लेकिन बहुवचन में कहते हैं ना। वैसे ही एक हु होता उसको भी सम्मान में है, वैसे सम्मान में बहुवचन करने का कोई नियम नहीं है पाणिनि जी का, पर फिर भी व्यवहारतः सामान्यतः बहुत पहले से यह चला आ रहा है, करते रहते है ना। आप कहाँ जा रहे हैं ऐसा बोलते हैं ना, तो वैसे ही बहुवचन सामान्य में। चलिए, तो अब आ जाते हु शब्द को खत्म कर दिया हमने, समाप्त हो गया। अब उ अंत में आने वाले शब्दों में तीन चार वेराइटी मिलेगी। पहली वेराइटी खत्म, हु वाली, ठीक, जिसमें कोई धातु नहीं है, हु में कोई धातु नहीं है। अच्छा, उसी तरह की एक और शब्द ले लेते हैं जिसमें कोई धातु नहीं है, पर फिर भी उ अंत में है, और फिर भी वो हु शब्द से थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा अलग रहेगा। वो शब्द कौन सा है, अति चमू, ये शब्द है अति चमू। ये कौन से लिंग में शब्द है, पुल्लिंग में, ठीक है। आपने बहुश्रेयसी शब्द पढ़ा था ना, ई अंत में आने वाला बहुश्रेयसी शब्द, उसी की तरह इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुश्रेयसी शब्दों में क्या विशेष बात थी, विशेष बात यह थी उसमें कि उसमें पूर्व में जो बहुश्रेयसी शब्द तो पुल्लिंग था, पर उसमें जो श्रेयसी शब्द छिपा हुआ दिखाई पड़ रहा है उसके प्रथम लिंग का ग्रहण करेंगे तब वह स्त्रीलिंग था। श्रेयसी पहले में प्रथम लिंग का ग्रहण करेंगे तो स्त्रीलिंग था, और यूं स्त्र्याख्यो नदी से उसकी नदी संज्ञा हो रही थी। भले ही बहुश्रेयसी शब्द पुल्लिंग है, भले ही बहुश्रेयसी शब्द पुल्लिंग है, पर बहुश्रेयसी शब्द में जो छिपा हुआ श्रेयसी शब्द है उसके प्रथम लिंग का ग्रहण किया जाएगा तो वह प्रथम लिंग स्त्रीलिंग था। इस कारण युष्ट्राख्यो नदी से श्रेयसी की अगर नदी संज्ञा है तो बहुश्रेयसी की भी नदी संज्ञा थी। वही बात यहां पर भी है। चमू शब्द जो है ना, चमू शब्द स्त्रीलिंग है जिसका अर्थ होता है सेना। चमू का मतलब क्या होता है,
सेना। चमू चरास तत्स्य निपस्य साधिनो, ऐसा करके कोई जिनोक्ति शिश्राद्ध एव संगता, कहीं कहाँ पर श्लोक है ये भगवान जाने, पर मिलेगा कहीं ना कहीं, कहा आ जाता है। तो चमू, चमू शब्द जो है ना स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, पर अतिक्रांत चमूम, जो चमू का अतिक्रमण कर जाए, जो चमू यानी सेना को भी अतिक्रांत कर जाए, वह अतिचमू है। वो कौन हो गया? वह अतिचमू। ठीक। और वह कौन होगा जो सेना का अतिक्रमण कर जाएगा? कोई राजा होगा, है ना, कोई राजा इत्यादि होगा। तो अतिचमू शब्द पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। पर इस अतिचमू शब्द जो पुल्लिंग शब्द है, इसमें छिपे हुए चमू शब्द के प्रथम लिंग का ग्रहण किया जाएगा। जब प्रथम लिंग का जब ग्रहण करेंगे तो अतिचमू शब्द में छिपे हुए चमू शब्द स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग है चमू शब्द, और उसका अंतिम वर्ण ऊ है। तो ऐसा स्त्रीलिंग शब्द जिसका अंतिम वर्ण दीर्घ ई या दीर्घ ऊ हो, उसकी यूस्त्राख्यो नदी सूत्र से नदी संज्ञा थी, है ना। यूस्त्राख्यो नदी सूत्र पढ़ा होगा। ई ऊ जिसके अंत में हो और वह शब्द स्त्रीलिंग का हो तो उसकी नदी संज्ञा होती है। आप कहेंगे भाई ऊ तो इसके अंत में है, पर यह शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, अतिचमू शब्द तो पुल्लिंग का है। तो उसी सूत्र में, यूस्त्राख्यो नदी सूत्र में ही एक चर्चा और की गई थी, प्रथम लिंग ग्रहणं च। प्रथम लिंग का ग्रहण किया जाता है। तो अतिचमू शब्द के प्रथम लिंग का जब ग्रहण करेंगे तो अतिचमू शब्द में छिपे हुए चमू शब्द का प्रथम लिंग स्त्रीलिंग था, ठीक। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग मान लिया जाएगा तो इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी। वही बात बता रहे कि अतिचमू शब्द में तो, अतिचमू शब्दे तू, अतिचमू शब्द में तो नदी कार्यम विशेषा, नदी कार्य जो है वह विशेष हो जाता है, ठीक। नदी कार्यम, यहां नदी कार्यम में डबल यह दिखाई पड़ रहा होगा, किसी किसी सबको दिखाई पड़ रहा होगा, किसी किसी को नहीं। वो आप अचोरहाभ्याम द्वे का कमाल समझ लीजिएगा, ठीक। अनचिच को नहीं लगाइएगा, अचोरहाभ्याम द्वे, अनचिचा के बड़के भैया हैं वो, अचोरहाभ्याम द्वे, है ना। अनचिचा से तुरंत पहले वही सूत्र है। तो वह कहता है पहले हो अच, क्या हो? अच, उसके बाद हो र अथवा ह, और उसके बाद हो यर, ठीक, यर। तो उस यर को डबल हो जाता है। तो यहां देखिए का है अच, उसके तुरंत बाद र रहा, र और ह में से कोई एक, और उसके तुरंत बाद यर में रहा य, तो उस यर को डबल हो जाता है विकल्प से। तो कार्यम चाहे लिखे चाहे कार्ययम लिखे, चाहे जैसा लिख सकते हैं, ठीक है। अतिचमू शब्द में नदी कार्य, यह एक विशेष कार्य हुआ है। नदी कार्य क्या है वो समझते हैं। चलिए, अतिचमू शब्द से हम पुल्लिंग का सुप्रत्यय लगाएंगे तो ऐसे रूप बना लेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अतिचमू बन जाएगा, बनेगा ना, ठीक है ना, स्पष्ट है, किसी को कोनो दिक्कत? सु का सारू तो विसर्ग कर लीजिएगा। अतिचमू के बाद अब बारी आई किसकी? औ की। यहां पर आप प्रथम योग पूर्व सवर्णा को देखिए, जिन लोगों का हुहू शब्द छूट गया अभी पिछला, वो लोग इसको देखते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। हुहू में और इसमें कोनो केवल 2-3 जगह अंतर आएगा जहां नदी संज्ञा होने के कारण अलग काम होगा। हुहू शब्द की नदी संज्ञा नहीं थी, सीधे एक अच लग जाता था। इसकी नदी संज्ञा है तो नदी संज्ञा होने के फलस्वरूप और कुछ काम होगा एक्स्ट्रा, वही एक्स्ट्रा काम जान लीजिएगा। तो औ है, जैसे हुहू औ था वैसे अतिचमू औ है। यहां पर भी पहले प्रथम एवं पूर्व सवर्ण लगना चाहेगा कि नहीं? प्रथम एवं पूर्व सवर्ण अक है, उसके तुरंत बाद प्रथमा द्वितीया का अच है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाना चाहिए ना। लेकिन दीर्घा जसी च कहेगा, दीर्घ वर्ण के बाद यदि जस हो या इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाता, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ को रोक लेगा वह। फिर क्या होगा? इको यड़ची लग जाएगा, इको यड़ची लगेगा ना, तो ये मां आधा बचा, ऊ के जगह पे आ गया वह,
और प्रत्यय का औ तो है ना। तो जब ये ध्यान रखिएगा प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण मिले, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण मिले तो आपको इको यणचि कर लेना था। हुहु शब्द में भी यहां भी इको यणचि कर लेना है। यही एक विशेष बात समानता मिली। पर अभी नदी संज्ञा के फलस्वरूप जो एक्स्ट्रा काम हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा काम को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या बन गया अति चम्मऊ, जैसे वहां बना था हु वऊ, ठीक वैसे अति चम्मऊ बन जाएगा। अब इसके बाद जस प्रत्यय लगाइए तनी। अति चमू जस में से बचता क्या है अस, अस बचता है ना। अति चमू अस, ऊ के जगह पे इको यणचि से यण हो जाएगा वह अति चमवस, स को ऋतु विसर्ग कर लीजिएगा अति चमवह, अति चमवह बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, अम लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय लगाएं? अम, अति चमू अम। हुहु शब्द में क्या किया था आपने? अभी पूर्वा लगेगा कि नहीं? अभी पूर्वा लगेगा, इस ऊ और इस आ में से पूर्व वाला यानी ऊ बच जाएगा, बस अति चमूम बन जाएगा, अति चमूम। इसके बाद आउट लगेगा तो अति चम्मऊ आप बना लेंगे, केवल टाकी हलंतम से संज्ञा करेंगे, तस्य लोपा से लोप करेंगे, औ वैसे बचेगा सौ प्रथमा की तरह अति चम्मऊ बन जाएगा। अब आ जाएगा बारी शस, शस, ठीक है। शस प्रत्यय जब होगा तो अति चमू शस, फिर शस में से बचता क्या है अस, अति चमू अस, ठीक है, अति चमू अस, ठीक है। यहां पर प्रथम पूर्व सवर्ण लग जाएगा, उसको दीर्घा जसीच नहीं रोक पाएगा ना, दीर्घा जसीच उसको नहीं रोक पाएगा, तो प्रथम पूर्व सवर्ण लग के अ और उ में से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर बड़ा उ बचेगा वही, और पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद आने वाले सस के स के स्थान पे न हो जाता है, तस्मात् छसोन पुंसी, तो अति चमून बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद टा प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय? टा में से बचता क्या है आ, इको यणचि लगा लीजिएगा अति चमवा, ठीक है, अति चमवा, ठीक है, स्पष्ट है। इसके बाद बारी आई भ्याम, तो अति चमू भ्याम, भिस अति चमू भी, गे यहां पर नदी कार्य विशेष, अति चमू गे, ग की लशक तद्दिते से इत संज्ञा हुई, बचा ए, अति चमू ए। नदी संज्ञा है कि नहीं इसकी? अति चमू की नदी संज्ञा है, तो नदी संज्ञा के शब्द के बाद यदि गित प्रत्यय आता हो तो एक सूत्र पहले आप बहुश्रेयसी शब्द की सिद्धि में पढ़ चुके हैं, आण नद्याः, पढ़े हैं आण नद्याः। इसमें आण जो दिखाई पड़ रहा है वो आण नहीं है, आट, आट नद्याः, टा को नाणा हो गया है ना, ये नुनासिक नुनासिक हुआ, तो आठ नद्याः नदी संज्ञक शब्द हो, उसके बाद गित प्रत्यय हो। कैसा प्रत्यय हो? गित, ग की संज्ञा वाला प्रत्यय हो, यानी यह अब सूत्र कहां कहां लगेगा? गे, गसी, गस, गी, चार जगह लगेगा, ठीक है। आण नद्या को पकड़ के रखिए, चार जगह लगेगा, बहुश्रेयसी में भी चार जगह लग रहा था, है ना। तो नदी संज्ञक शब्द हो, ध्यान दीजिएगा, नदी संज्ञक शब्द हो तो नदी संज्ञक शब्द के बाद आने वाले गित प्रत्यय को आठ आगम हो जाता है। क्या आगम हो जाता है? आठ प्रत्यय को, गित प्रत्यय को आठ आगम होता है। आठ आगम होगा, आ बचेगा, आठस च से इस आ और ए में वृद्धि होकर आई बन जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। आठ नद्या से आठ आगम करेंगे, आठस च से वृद्धि कर लेंगे, पहले पढ़ चुके हैं वो सब नियम। इको यणचि जी को अभी भी कोई रोकने वाला नहीं है, तो इको यणचि जी, ये माँ आधा हो गया, ऊ के जगह पे आ गया है वह, उसमें आई की मात्रा इसे डबल करके चढ़ा दीजिएगा, बन जाएगा
अति चमवई, ऐसा वाला, ये वाला दिया है ना, अति चमवई। चलिए अब फिर अति चमूभ्याम बना लेंगे आप, अति चमूभी, अति चमूभ्यः आप बना लेंगे, अति चमूभ्याम, अति चमूभ्यः, भ्याम और भ्या केवल जोड़ देना, भ्याम और भ्यस, ठीक। फिर अब बारी आई ngसी और ngस की, बचता क्या है, अस, ठीक। ngसी लगा हो चाहे ngस लगा हो, बचता केवल अस है। पर यह प्रत्यय गित है, गित प्रत्यय है ना। नदी संज्ञक शब्द के बाद गित प्रत्यय आता हो तो उस गित प्रत्यय को आण नद्याः सूत्र से 8 आगम हो जाता है। कौन सा आगम होता है, गित प्रत्यय को 8 आगम हो जाता है। तो आ और अस में से आटस च से वृद्धि होकर आ और अ, इन दोनों में से एक ही आ बड़ा होकर बचेगा तो बन जाएगा आस, है ना, आ अस, आस हो जाएगा 8 आगम होकर। अति चमू आस, जैसे नदी आस नद्याः रूप बनता है, वैसे चमू आस इको यणची से ऊ के जगह पे हो जाएगा वह अति चमवास, है ना, स को ऋतु विसर्ग कर लीजिएगा, अति चमवाह हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब अति चमू शब्द के बाद बारी आएगी किसकी, ध्यान दीजिएगा, घसी घस हो गया, भ्याम भिस आप कर लीजिएगा, भ्याम भैस, है ना। ओस की, किसकी बारी आई, ओस, अति चमू ओस, दोनों जगह षष्ठी सप्तमी का कौनो ओस ले लीजिए, ठीक। तो इको यणची से ऊ के जगह पे वह केवल कर लीजिएगा, अति चमू ओस, अति चम वोस, म को ऊ के जगह पे वह हो जाएगा, अति चमवोस, सा को ऋतु विसर्ग कर लीजिएगा, अति चमोह रूप बन जाएगा, ठीक। अब अति चमू आम, यहां बताइए ह्रस्व नद्यापो नुट लगेगा कि नहीं, लगेगा ना, क्यों, भले ही ये ह्रस्व नहीं है पर नदी संज्ञक तो है ना, ह्रस्व नद्यापो नुट, तो ह्रस्व हो या नदी संज्ञक हो या आप प्रत्यांत हो तो उसको उसके बाद आने वाले आम को नुट आगम हो जाता है। नुट आगम होने पर आम आम नहीं रह जाता, नाम बन जाता है, ठीक। नुट में से उ और टा की हलंत्यम और उपदेश जन्मनासिक इत से संज्ञा होकर तस्लोप लोप होता है, खाली न बचता है। तो अति चमू नाम, अब इसको दीर्घ करना चाहे नामी से दीर्घ करना चाहे तो दीर्घ करते रहिए, चाहे जितनी बार, वो दीर्घ ही है ऑलरेडी, है ना। नामी दीर्घ करना भी चाहेगा तो दीर्घ है ही, उसको भी दीर्घ कर ही दीजिए, क्या दिक्कत है। अति चमू नाम, ठीक है, स्पष्ट है। अब बारी आई अति चमू गी, गी में से बचता क्या है, ई। यहां पर 2 नियम लगेंगे, दोनों नियम लगाने हैं आपके, लगाने हैं क्या, एक तो आण नद्याः से कहेगा 8 आगम करो, कर दिया हमने, ठीक। और ये राम नद्याम नीभ्यः, सूत्र ध्यान है, लिख दे यहां, हो सकता है कुछ लोग भुलाते हो, तो ये राम नद्याम नीभ्यः, ये क्या कहता है, नदी संज्ञक शब्द के बाद आप प्रत्यय के प्रत्ययांत शब्द के बाद, ध्यान दीजिएगा, नदी संज्ञक शब्द के बाद आप प्रत्ययांत शब्द के बाद और नी शब्द के बाद आने वाले गी प्रत्यय के स्थान पर आम हो जाता है। तो ये रहा गी प्रत्यय, इसके स्थान पर हमने कर दिया आम, कर दिया। तो अति चमू आ आम, 8 च से वृद्धि करके एक ही आम बना लीजिए, 2 आम से अति चमू आम, इको एड़ची जी से इसको ऊ को वा कर दीजिए, म हो गया आधा और वह आ गया अति चमवाम, हो जाएगा अति चमवाम, ठीक है, स्पष्ट है। अब इसके बाद अति चमू शब्द का अंतिम रूप, अंतिम क्या भी और भी बना लेंगे, अति चमू है
बारी आई सुप प्रत्यय की, ओस तो बना ही लिया है, अति चमू सुप, सुप में से सु बचता, आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य श कर लेंगे, अति चमू हो जाएगा। संबोधन के एक वचन का सु लगाएंगे तो क्या होगा? अच्छा, बहुश्रेषी शब्द में हमने ह्रस्व किया था क्या है? बहुश्रेषी शब्द में संबोधन बनाया था हमने कि नहीं बनाया था? बनाया था। तो वहां पर अंबार्थ नद्योर ह्रस्व एक सूत्र बताया होगा। वो क्या कहता है? ये सूत्र है, का हो गया, अंबार्थ नद्योर ह्रस्व। अंबार्थक शब्द यानी ऐसा शब्द जिसका अर्थ हो अंबा, महतारी, है ना, ऐसा कोई अर्थ हो, अंबा अर्थ वाला कोई शब्द हो, अथवा नदी संज्ञक शब्द हो, तो उसके अंतिम दीर्घ वर्ण को ह्रस्व हो जाता है संबुद्धि में, संबुद्धि में यानी संबोधन के एक वचन में। ठीक है, तो अब ह्रस्व हो जाएगा। अति चमू, इस अंबार्थ नद्योर ह्रस्व से अति चमू शब्द का जो ऊ है वो ह्रस्व होकर बन जाएगा अति चमू। ठीक है, ह्रस्व हुआ, सु का स बचा है, एंग ह्रस्वात संबुद्धे से इस संबुद्धि के स को खत्म कर दिया। ठीक, हे अति चमू। ऐसे हे बहुश्रेयसी शब्द वहां बहुश्रेयसी शब्द में बना था। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये बता ही दिया, अति चमू अलग बनेगा, अति चमुआ अलग बनेगा, अति चमुआ अलग बनेगा, अति चमू नाम अलग बनेगा। बाकी सारा नदी कार्य ही एक विशेष बात है, बाकी सारा हु की तरह। ठीक है, यहां देखिए अति चमू बन गया, वहां हु बना था। यहां अति चमुई बन गया, वहां हुवे एक मात्रा वाला था। 8 आगम होने के कारण यहां वृद्धि हो गई, वहां 8 आगम नहीं होगा, नती संज्ञा नहीं होगी थी। यहां 8 आगम हुआ तो आ जुड़ गया, वहां 8 आगम नहीं हुआ था तो आ नहीं जुड़ा, हुआ। यहां अति चमुआ है ना, ये अंतर। वहां हुफाम, यहां अति चमू नाम। स्पष्ट है? आगे चले, ठीक है ना। अब देखिएगा, ओह सुपी। अच्छा, इसके बाद अति चमू शब्द खत्म हो गया, बारी आई खलपू। खलपू शब्द है ना। चलिए इनको देखते हैं का मतलब, पहले मतलब देख लीजिए। खलपू का मतलब यहां लिखा होगा 5 नंबर पर, देखिए क्या कहते हैं। खलम भूमिम पुनाति इति विग्रह, भूमि को पवित्र करने वाला जो है वह खलपू कहलाता है। ठीक है, खलपू। चलिए, ऊ वाली कई वैरायटी देख रहे हैं हम। 2 प्रकार देख लिया, हुहु और अतिचमू। हुहु और अतिचमू में ना तो हुहु में कहीं धातु था, ना अतिचमू में कहीं धातु था, लेकिन खलपू में धातु है कि नहीं? खलपू में धातु है। ये भी हुहु अतिचमू की तरह है, पर यहां पुनाति का पू है ना। तो धातु के अवयव का हो जाने के कारण यहां आपको अचिष्णु धातु भ्रुवाम झिवोर यंगवों को याद करना पड़ेगा ना। पर उसको रोकने के लिए ये सूत्र आएगा, ओह सुपी। ये कहेगा ओह अचिष्णु धातु भ्रुवाम जी, आप रुकिए, ओह, है ना। ओह ऊ की बात होगी ना, तब वहां पर ये रुक जाएगा। चलिए अभी देखते हैं। खलपू शब्द है, सु लगाकर आप खलपू बना लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी नदी संज्ञा नहीं है, इसीलिए कोनो विशेष बात करने की जरूरत नहीं है। आगे चले, खलपू के बाद औ, बवाल शुरू हुई यहीं से। सबसे पहले प्रथम यह पूर्व सवर्णा जी आए ना। प्रथम यह पूर्व सवर्ण जी आए और कहे कि इन दोनों में पूर्व सवर्ण दीर्घ कर डालिए।
कहने लगे कि पूर्व सवर्ण दीर्घ कर डालिए, है ना, लेकिन दीर्घाजसीचर ने रोक लिया, उसको रोक लिया। फिर क्या था, अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोर्यंग वंगौ। प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, उसके पहले स्नु का या धातु का या भ्रू का ई उ हो, तो उसके स्थान पर इयंग उवंग हो जाता, यानी उ है तो उसके स्थान पर उवंग होने लगा ना। तभी ये सूत्र आ गया, ओह सुपी। ओह सुपी कहता, ओह एरने काचो संयोग पूर्वस्य सूत्र से के तुरंत बाद है। एरने काचो संयोग पूर्वस्य जो था, उसी सूत्र के तुरंत बाद ये सूत्र मिलेगा। वह कह रहा था ए है, ये कह रहा ओह। ठीक, ए और ओह में अंतर यही है कि वह इवर्ण की बात कर रहा था, यह उवर्ण की बात कर रहा है ना। ई जैसे हरि का बन जाता है हरे है, वैसे ई का बन गया था ए है एरने काचो में। जैसे भानु का बन जाता भानोह, गुरु का गुरोह, शंभु का शंभोह, वैसे ऊ का ऊ। ठीक है, तो इसी ऊ की बात कह रहा है। ठीक है, स्पष्ट है। तो अच्छा, एरने काचो संयोग पूर्वस्य से यहां पर जिन शब्दों की अनुवृत्ति आएगी उन शब्दों को मैं यहां लिख देता हूं। एक तो ये अनेकाचह जी आएंगे, ठीक, एरने काचो से अनेकाचह जी आएंगे ना, क्योंकि यहां खाली ए की जगह ओह कर दिया गया, बाकी सारी बातें आएगी, जो आएगी वहां ऊपर लिखते जा रहे हैं। अनेकाचह आएगा, एरनेकाचह से असंयोग पूर्व से आएगा, है ना, असम योग पूर्वस्य। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ गया, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, असंयोग पूर्वस्य यहां तक पहुंच गए, एरणे काचो संयोग पूर्वस्य। ठीक है, तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम से वहां धातु की भी काफी प्रसंग आ जाएगा। तो उस सूत्र में आपने देखा हो एरणे काचो संयोग पूर्वस्य में वृत्ति में जो शब्द लिखे थे वही शब्द यहां लिखे मेरे। वहां क्या था, धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति इवर्ण। यहां क्या है, खाली ये एक शब्द बदला। वहां था धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति इवर्ण तदंतो यो धातु तदंतस्याने काचोंगस्य यण स्यादचि सुपी। यही बात वहां थी, यही बात यहां भी है। ठीक है, तो यानी एरणे काचो से इसको एकदम से रिलेट कीजिएगा। वह कहा था कि धातु का अंतिम में क्या होना चाहिए, अंतिम में होना चाहिए उ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा, अंतिम में हो उ, पर उस उ से पहले धातु के अवयव में कोई संयोग ना हुआ हो। ठीक, उस उ से पहले धातु के अवयव में कोई संयोग ना हुआ हो। पू में कोनो संयोग है नहीं, है ना, दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ नहीं दिखाई पड़ रहे, तो धातु के अवयव का संयोग पूर्व में नहीं है। देख लीजिए, धातु के अवयव का संयोग पूर्व में नहीं है। जिसके नहीं है, जिसके ऐसा उवर्ण कौन सा, ये पू वाला उ है ना, उस उ वह उवर्ण जिसके अंत में है ऐसा जो धातु, ऐसा जो धातु कौन सा धातु हो गया, पू। अभी तक क्या लिया था गया था, ध्यान से सुनिएगा फिर से, धातु का अवयव यानी धातु का अंग भूत कोई अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, जिसके ऐसा जो उवर्ण है, इस पू के ऊ की बात चल रही है। इसके पूर्व में धातु के अवयव का कोई संयोग नहीं है। ठीक है, तदंत यानी वह ऊ जिसके अंत में है, वह ऊ जिसके अंत में है ऐसा जो धातु, ऐसा जो धातु कौन सा धातु है, पू धातु मान लीजिए, ऐसा धातु पू धातु, वह धातु जिसके अंत में है, वह पू धातु जिसके अंत में है ऐसा तदंत जो अनेकाच है। अब पू धातु तो खाली अनेकाच नहीं है, पू धातु जिसके अंत में है ऐसा पूरा हो गया खलपू शब्द। खलपू शब्द के अंत में पू धातु है, तो तदंत क्या हो गया, खलपू। वह तदंत जो अनेकाच है,
अनेकाच है कि नहीं, इसमें अनेक स्वर वर्ण है, खलपू में अनेक स्वर वर्ण है, ख अ ल अ प उ, 3 अच है, अनेकाच है। तो वह जो अनेकाच है, ऐसे अनेकाच अंग, अंग भी है, प्रत्यय से पूर्व में जो होता है वह अंग कहलाता है, वैसे अनेकाच अंग को यण हो जाता है। ऐसे अनेकाच अंग के यण हो जाता है। षष्ठी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, कार्य किसके द्वारा हो रहा है, षष्ठी निर्देश के द्वारा कार्य हो रहा है। षष्ठी निर्देश के द्वारा जो कार्य होता है वह कार्य, ध्यान दीजिएगा, षष्ठी निर्देश के द्वारा जो कार्य होता है वह कार्य अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है, अलोन्त्यस्य। ठीक है, क्या नियम है, अलोन्त्यस्य। तो अब यण होगा अंतिम वर्ण के स्थान पर, यण होगा अंतिम वर्ण के स्थान पर कब, जब सुप हो, अच्छा आजादी सुप प्रत्यय पर में हो, यानी ऐसा सुप प्रत्यय तुरंत बाद में दिखाई पड़ रहा हो जिस सुप प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, स्वर वर्ण हो। तो अभी यह सुप प्रत्यय है कि नहीं, इसका पहला वर्ण स्वर वर्ण है कि नहीं, एक ही वर्ण है, वही पहला वही अंतिम है ना। तो इस प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है। अब ध्यान दीजिएगा, उस प्रत्यय से पहले यह अंतिम वर्ण उवर्ण है, उसमें संयोग पूर्व में नहीं है, धातु अंत में है, तो वह अनेकाच भी है। ऐसे उवर्ण को यण हो जाएगा, उवर्ण को यण होगा यानी उ के स्थान पर यण होगा, मतलब वह हो जाएगा, उ के स्थान पर यण होगा यानी वह होगा। यहां इको यणचि से भी काम वही कर सकते थे, लेकिन इको यणचि से काम मत करिएगा भूल कर भी, क्योंकि इको यणचि को रोक करके और नियम अचिष्णु धातु भ्रुवाम युगो वह यंग उवंग करने लगा था, है ना, उवंग करने लगा था वह उ के स्थान पर, उसको रोक करके यह यण कर रहा है, ओह सुपी सूत्र। तो उ के स्थान पर क्या हो जा रहा है, वह हो जाएगा, ये प हट आधा हो गया, उसमें उ के स्थान पे आ गया वह, बन गया क्या, खलप्पौ। जैसे हुहू शब्द में हुहू बना था, वैसे खलपू में भी खलप्पौ बना, लेकिन हुहू में आपको यण करने के लिए इको यणचि लगा दिया था आपने, यहां इको यणचि से काम नहीं चलेगा। वहां इको यणचि से काम क्यों चल गया था, क्योंकि वहां हुहू में कोई धातु नहीं था। यहां इको यणचि से काम क्यों नहीं चला, क्योंकि यहां धातु है, यहां अचिष्णु धातु भ्रुवाम युगो टांग लगा रहा था, है ना, वो इको यणचि को रोक रहा था, समझ रहे हैं। तो खलप्पो बन गया। अब खलप्पो के बाद यहां देख लीजिए, ये बन गया खलपू शब्द के बाद फिर से शब्द वैसा ही है, खलपू प्रत्यय है जस, जस में से बचा है अस, ठीक है, खलपू अस। यहां पर भी वही नियम लगेगा, पहले तो प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ करना चाहेगा, उसको दीर्घा जसीचा रोक लेगा, फिर इको यणचि जी भी यहां यण करना चाहेंगे, उसको इको यणचि से जो यण हो रहा था उसको रोक लेगा, अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवो कहेगा धातु का उ है इसके स्थान पर उवंग कर दो, लेकिन ओह सुपी उसको भी रोक लेगा। ओह सुपी कहेगा कि धातु के अवयव में कोई संयोग नहीं है पूर्व में, ऐसा जो उवर्ण है वह उवर्ण जिसके अंत में है, ऐसा जो धातु पू धातु है वह पू धातु जिसके अंत में है, ऐसा जो अनेकाच खलपू शब्द है उसके अंतिम वर्ण, उस अंग के अंतिम वर्ण उ के स्थान पर यण हो जाता है। प्रत्यय का पहला वर्ण आजादी अच हो तो, प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो तो, ठीक है, सुप प्रत्यय हो तो अति खलपू के बाद उ जो था वह प आधा हो गया, उ के जगह पे आ गया व, खलप्वस अस, खलप्वस हो जाएगा, स को रूप विसर्ग कर लेंगे, खलप्व ऐसा वाला रूप बन जाएगा, स के जगह पे विसर्ग करते जाना है हर जगह, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम खलपू के बाद अम, खलपू और अम क्या रूप बनाएंगे, यहां पर भी खलपम, यहां खलपूम नहीं बनाएंगे, अमी पूर्वा जी के भी चच्चा है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवर होंगे वो, है ना, वह अमी पूर्वा को रोक करके लग रहे थे, उनको रोक करके उनसे भी बलशाली हो जाएंगे, ओह सुपी उ के जगह पे वह कर देंगे, तो खलपम, खलपम बनेगा ना,
खलपूम नहीं बनेगा हुम की तरह, खलपम। इसके बाद खलपौ, आउट लगाएंगे तो खलपौ, है ना। अब शस लगेगा तो क्या बनेगा, खलपह वहां भी बन जाएगा। शस लगेगा तो भी अस बचता है, और ओह सुपी से ऊ के जगह पे वह हो जाएगा खलपह। अब खलपू के बाद बारी आई किसकी, खलपू टा। टा में से बचता क्या है, आ, खलपू आ। यहां पर बहुत सारे नियम लगाते रहिए आप। पहले अचिष्णु धातु भ्रुवाम लगाएंगे, पहले इको एनर्जी लगाएंगे, इको एनर्जी को रोक करके अचिष्णु धातु भ्रुवाम में वो रियंगोंगो लगेगा, लगेगा ना, उसको भी रोक करके ओह सुपी से फिर से यण हो जाएगा। ऊ के जगह पे जब यण हो जाएगा तो खलप आ, खलप्वा बन जाएगा। तो जहां भी प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण दिखाई पड़ रहा है वहां यण हो जाएगा। प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन दिखाई पड़ रहा है तो वैसे का वैसे ऊ बचा रह जाएगा। अब जैसे भ्याम जोड़िए, खलपू भ्याम बन गया, कुछ नहीं करना है। खलपू भिस, सा को रुत्व विसर्ग कर दीजिए, खलपू भी हो गया। गे जोड़ते हैं जरा सा, गे, गे में से बचता क्या है, ए। लठक को तद्धित से गौ की संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता। बहुत विस्तार से ये सब पढ़ चुके हैं। यहां पर क्या होगा, को यणची पहले लगने लगेगा, उसको रोकेगा अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगोंगो, यंग उवंग करने लगेगा, उवंग करने लगेगा ऊ के जगह पे, तो उसको भी रोक करके ओह सुपी से यण हो जाएगा खलप्वे। ये पा आधा बचा, वह हो गया खलप्वे। भ्याम भिस, भ्याम और भ्यस जोड़ेगा तो खलपू भ्याम, खलपू भ्या। ठीक है। अब बारी आएगी गसी और गस, ये दोनों प्रत्यय जुड़ते हैं तो गसी जुड़े चाहे गस जुड़े बचता है अस। गसी में गांव की लसक को तद्धिते से इत संज्ञा, गस में भी गांव की लसक को तद्धिते से इत संज्ञा, गसी में ई की भी एक्स्ट्रा इत संज्ञा हो जाती है उपदेश जन्मनासिक इत से। तो खलपू अस, यहां भी इको एणची, उसको रोक करके अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगोंगो, और फिर उसको भी रोक करके ओह सुपी से यण, तो खलपस, खलपह रूप बन जाएगा। खलपह यह रूप 5 जगह बनेगा। प्रथमा संबोधन और द्वितीय बहुवचन में, पंचमी और षष्ठी एक वचन में। ठीक, चाहे जस लगे प्रथमा का, चाहे जस लगे संबोधन का बचेगा अस, चाहे शस लगे बचेगा अस, चाहे गसी लगे बचेगा अस, चाहे गस लगे बचेगा अस। कोई विशेष कार्य और नहीं हो रहा है, इसलिए यहां सभी जगह वही खलपह रूप बनेगा। ठीक, भ्याम भ्यस में खलपू भ्याम, खलपू भ्या। अब लगेगा जब ओस, तो यहां भी वही ओसुपी से यण कर लीजिएगा, खलपोह बन जाएगा, ऊ को वा कर लीजिएगा। ठीक है। ओस लगने पर आम पर आते हैं। अब खलपू आम, बताइए कौन नियम याद आ रहा है। ह्रस्व अध्यापोलुट को लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, ऐसा कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं लगना चाहिए ना, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, नहीं लगाएंगे। तो सही में नहीं लग रहा है भाई, थोड़ा विश्वास से बोला कीजिए। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ह्रस्व अध्यापोनुट कहता अंतिम वर्ण ह्रस्व हो या नदी संज्ञा हो या आप प्रत्यय लगा हुआ हो तभी नुट होता है। इसके अंतिम वर्ण ना तो ह्रस्व है, ना तो इसकी नदी संज्ञा है, ना तो इसमें आप प्रत्यय यानी आ, सूर्या, रमा, बाला, माला इत्यादि की तरह आप प्रत्यय भी नहीं है, तो नुट होगा नहीं। ठीक, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण बचा रह जाएगा, तो ऊ सुपी से ऊ के जगह पे हो जाएगा यण होकर वा, खलप्वाम बना लीजिएगा। गी प्रत्यय लगेगा, गी में से बचता है ई, यहां भी ओ सुपी से ऊ के जगह पे वा कर लीजिएगा, खलपी, खलपवी, पी 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 ऐसा बोलिएगा। जैसे क्या कहते हैं, कोई कोई गाड़ी की सीटी बोलती है ना, पी, तो वैसे ही खलपी। अब इसके बाद ओस लगेगा तो खलपोह बन जाएगा, ओस लगेगा तो खलपोह, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और फिर उसके बाद सुप लगेगा तो खलपू सु और खलपू शु, मूर्धन्य श हो जाएगा आदेश प्रत्यय हो लगकर। ठीक है। केवल संबोधन का एक वचन भी देख लेते हैं। खलपू का संबोधन का एक वचन सु लगेगा, सु लगेगा, सु का स बचेगा,
यहां ह्रस्व नहीं है, इसलिए एक ह्रस्वात संबुद्धे से संबोधन के स का लोप नहीं हो पाएगा, संबोधन के एक वचन का। उसके स्थान पर रू होकर विसर्ग हो जाएगा, खलपू संबोधन के एक वचन में भी बनेगा, है ना। क्योंकि ह्रस्व नहीं है इसलिए एक ह्रस्वात संबुद्धे की बारी नहीं आएगी। बाकी खलपो खलपुआ द्विवचन बहुवचन में संबोधन में भी बना लेंगे। ठीक है, तो खलपू शब्द की बात खत्म। खलपू शब्द के बाद बारी किसकी आई? एवं सुल्वादय। अच्छा सुलु, वाह वाह, देखिए खलपू खत्म ना, खलपु एवं सुल्वादय। सुलु एक शब्द है, कौन सा? ये ऐसा है सुलु, ये एकदम खलपू की तरह है। ठीक, यहां भी लू, लुई छेदने धातु है। ठीक है, लुई छेदने, उसका मतलब क्या होता है सुलू का? यहां देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। सुलू में लू का, सुलू का मतलब क्या है? देख लीजिए, सुष्ठु लुनाति, सुष्ठु लुनाति, भली भांति जो अच्छे से छेदन करता है, काटता है अच्छे ढंग से। ठीक, जो बढ़िया से काटता है वह है सुलू। अब आप सुलू का मतलब बढ़िया से काटने वाला ऐसा लीजिएगा। हो सकता है बढ़िया से जो काटता है घास वास, उसको हथियार को भी सुलू कह सकते हैं, या बढ़िया से जो और कोई व्यक्ति काटता हो उसको भी सुलू कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अब सुलू शब्द में भी लू धातु है। जैसे खलपू में पू धातु था, वैसे सुलू में भी लू धातु ही है। तो यहां पर भी पहले जैसा ही रूप बनेगा। पहले जैसा ही का मतलब क्या है कि यहां पर भी आप देखेंगे तो पहले इको यणची लगने लगेगा। ठीक, इको यणची, और इको यणची को रोक करके एर ने वो अचिष्णु धातु भ्रुवाम विवर यंग करने लगेगा, उवंग। ठीक, और फिर उसके बाद उवंग हो जाएगा, और उस उवंग को रोक करके ओ सुपी से यण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी पूरी की पूरी वही बात है। जैसे वहां खलपूह बना, यहां सुलूह, वहां खलपौ ओ सुपी से यण होकर यहां सुलवौ, सुलवौ, वहां खलपह यहां सुलवह। ठीक है, वहां खलपम यहां सुलवम। इको यणची लगेगा, अचिष्णु धातु भ्रुवाम लगेगा, उसको जोक करके ओ सुपी लग जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सुलवौ, खलपौ की तरह सुलवौ, खलपह की तरह सुलवह, खलप्पा, वहां इको यणची, फिर अचिष्णु धातु भ्रुवाम उसके बाद ओ सुपी। ठीक, सुलवा ओ सुपी से यण होकर सुलुभ्याम, सुलुभि, है ना, सुलवे, सुलवे, सुलु धनगे, ऐसे रहेगा। देखिए सु लू, प्रत्यय है ए, ओ सुपी से ऊ के जगह पे कर दीजिएगा व, सुल्व ए, सुलवे हो जाएगा। इसी तरह फिर पंचमी षष्ठी में सुलवाह, सुलवाह। ठीक है, गसी और गस प्रत्यय जोड़कर। और बारी आएगी किसकी? ओस, सुलवोह, सुलुभ्याम, सुलुभ्य आप बना लेंगे पंचमी षष्ठी में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओस लगेगा षष्ठी का वो द्विवचन का, तो सप्तमी का द्विवचन का ओस दोनों जगह। तो सुलु ओस, ऊ के जगह पे ओ सुपी से वो यण कर लीजिएगा, सुलवोस, स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, सुलवोह। ठीक है, अब सुलु आम, सुलवाम, ओ सुपी से यण कीजिएगा केवल। ठीक है, सुलु गी, सुलवी हो जाएगा, सुलवी। जैसे खलपी वैसे सुलवी। ठीक है, सुलु ई होगा, ओ सुपी से यण कर लीजिएगा, सुलवी, सुलवोह, सुलूषु, सुलूषु, मूर्धन्य श कर दीजिएगा आदेश प्रत्यय से केवल, बस। हे सुलूह, हे सुलवौ, हे सुलवाह। ये इसी तरह से सुलवादय कह दिया, एवं सुलवादय, सुलु इत्यादि शब्द इसी तरह चलेंगे। यानी ऐसा कोई शब्द हो जिसके अंत में आ रहा हो धातु। ऐसे
ज्यादातर शब्द खलपू की तरह चलेंगे। ठीक है, अब उसका आ रहा है अपवाद। कौन सा? भू वाला। ये भू वाला आएगा सभू, सभुओ, सभुआ। क्यों? यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको लगेगा यहां भी तो धातु है ना, यहां भी धातु है। आपको एक सूत्र में याद दिलाऊंगा, पढ़ा चुका हूं, याद दिलाऊंगा। देखिए शब्द क्या है, शब्द है, थोड़ा सा कसरत कर लीजिएगा दिमागी पहले यहां से। सभु शब्द है, सु प्रत्यय लगाया, सु में से स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, सभू बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो यहां से होगी, औ पहले इको यणची जी आए, ध्यान दीजिएगा, इको यणची जी आए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ऊ के जगह पे यण कर दो, लेकिन उनको रोक करके कौन आया? अचिष्णु धातु भ्रुवाम्योरियंगो। अभी वो आगे इसके बाद के बाद आएंगे वो, ठीक है। अचिष्णु धातु भ्रुवाम्योरियंगो, कहा कि यंग कर दो, वंग कर दो, ऊ के स्थान पर उवंग कर दो। उसको भी रोक करके कहा ओह सुपी, ओह सुपी ने क्या कहा? ऊ अंत में हो ऐसा जो धातु है, वह धातु जिसके अंत में हो ऐसा जो अनेकाच अंग है, सबू अनेकाच अंग है। उसके बाद अजादि प्रत्यय पर में हो तो अनेकाच अंग के अंतिम वर्ण ऊ के स्थान पर यण कर दिया जाए, ऐसा ओह सुपी ने यण करना चाहा। उसको भी रोक कर न भू सुधियो, आपने पहले पढ़ा था सुधी शब्द के प्रसंग में, न भू सुधियो। भू जिसके अंत में आ रहा हो, या सुधी शब्द जो है, भू जिसके अंत में आ रहा हो और सुधी जो शब्द है, इसके बाद अजादि सुप प्रत्यय पर में हो तो यण नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा ग्रामणी में तो यण हो गया था, पर सुधी में नहीं हुआ था, सुधियऊ बना था, सुधियऊ। तो जब यण नहीं होगा तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम यंग को मौका मिल जाएगा, वह ऊ के स्थान पर उवंग कर देगा। क्या कर देगा? उवंग। तो ऊ के स्थान पर जब उवंग करेगा तो स्वभू शब्द स्वभुआ शब्द बन जाएगा, और उसका स्वभुव में अजादि प्रत्यय स्वभुव में जोड़ते जाइएगा, हलादि प्रत्यय स्वभू में जोड़ते जाइएगा। स्वभुभ्याम स्वभुभी, स्वभुभ्याम स्वभुभ्यः, स्वभुभ्याम स्वभुभ्यः, ये मतलब तृतीया चतुर्थी पंचमी में हो जाएगा। स्वभूषु ये सप्तमी बहुवचन में हो जाएगा। ठीक, बाकी सारे प्रत्यय जिनका पहला वर्ण स्वरवर्ण रहता है, वहां पर आप क्या कर लेंगे? वहां पर आप उवंग कर लेंगे। ठीक है, इसको कल और विस्तार से स्वभू शब्द को बताएंगे। अभी आज यही रहते हैं। इस स्वभू शब्द में एक अपवाद है, भू जिसके अंत में आ रहा हो, वहां न भूसुधियों से ऊ का यण होने का तो निषेध होता है, पर उसका एक अपवाद है, वर्षाभ्वश्च। वर्षाभ्वश्च क्या कहता है? वर्षाभू शब्द को यण हो जाता है, केवल एक शब्द वर्षाभू। ठीक, उसके लिए सूत्र बना दिया पाणिनि जी ने, वर्षाभ्वश्च। चलेगा? तो अभी यही रोकते हैं, ठीक है, इसको यही रोकते हैं। सभी लोग इस पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, कल मिलेंगे।